हेलो बाबू, देखना आज आपका बीएससी जो 5वां सेमेस्टर है उसका ये तीसरा लेक्चर है पैरामीशियम का। प्रोटोजोआ में आपने एक देखा था जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन, दूसरा आपने देखा था उसका कि जो पैरामीशियम उसका स्ट्रक्चर, उसका कैरेक्टर और उसके साथ साथ उसका ट्राइकोसिस्ट। अब आप पढ़ेंगे पैरामीशियम लोकोमोशन कैसे होता है। लोकोमोशन का मतलब हो गया कि पैरामीशियम में गति कैसे होती है, ठीक है ना, गति। तो पैरामीशियम में गति कैसे होती है, यानी कैसे पैरामीशियम एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है और लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब हो गया कि चलने वाला चलनशील अंग जो होता है उसमें सिलिया होता है। तो जो पैरामीशियम होता है वो सिलिया के माध्यम से चलता है। और ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम 1 सेकेंड यानी प्रति सेकेंड 1500 माइक्रोन की गति तय करता है, यानी 1 सेकेंड में वो 1500 माइक्रोन जाता है। और जो पैरामीशियम है उसमें 2 तरह की गति होती है, यानी वो 2 तरह से लोकोमोशन करता है। एक है उसका सिलियरी बीट्स, सिलिया के माध्यम से उसका जो लोकोमोशन होता है उसमें ध्यान दीजिएगा कि होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि सिलिया है, ये सिलिया निकला हुआ है, ये हाथ जो है सिलिया है, ये पैरामीशियम, हम पैरामीशियम है, और ये चारों तरफ जो सिलिया निकला जैसे 2 हाथ है। तो हमने क्या किया कि जब पानी में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पानी को झटका मारेंगे तेजी से ऐसे की तरफ, यानी ऐसे पानी को जब करेंगे तो इसको कहेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। ऐसे पानी को टारेंगे कस के और फिर उसके बाद धीरे से अपना हाथ फिर आगे लेके चले आएंगे, ठीक है ना, इसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। फिर उसके बाद पानी को तेज मारेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो जब पानी को ऐसे तेज करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद फिर जब हाथ हमारा पीछे चला जाएगा एज ए सिलिया, जब ये पीछे चला जाएगा तो धीरे से इसको फिर आराम से यानी स्लो। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सिलियरी बीट्स होता है उसमें एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो जो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है ये होता क्या कि फास्ट होता है पैरामीशियम में। ये क्या करता है, पानी को टारेगा, जब पानी को ऐसे टारता है तो ये आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद इसका जो सिलिया होता है वो पीछे चला जाता है। तो पीछे वाले सिलिया को धीरे धीरे करके आगे कर लेता है, जिसको कहते हैं आप रिकवरी स्ट्रोक। ये होता है स्लो, ये धीरे धीरे होता है। तो यानी पैरामीशियम में जो सिलियरी बीट्स होता है सिलिया के माध्यम से जो उसमें लोकोमोशन होता है उसको पेंडुलम की तरह होता है। घड़ी में जो पेंडुलम होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पेंडुलम है तो एक बार इधर जाएगा और फिर इस बार एक बार इधर जाएगा, ठीक है ना। तो घड़ी के पेंडुलम के जैसा इसमें मूवमेंट की जो प्रक्रिया होती है लोकोमोशन की बाय सिलिया, वो घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जिसको आप सिलियरी बीट्स कहते हैं। इसमें एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक मान के चले कि जैसे ये सिलिया है, एक बार पानी को कस के ऐसे किया तो आगे बढ़ गए, ठीक है। और उसके बाद जब इसका सिलिया पीछे चला जाता है तो धीरे धीरे सिलिया को फिर आगे करता है। इस डायग्राम में आप देखिएगा, जैसे इस डायग्राम में जो इफेक्टिव स्ट्रोक लग रहा है वो ए वाला है और रिकवरी स्ट्रोक जो है वो बी वाला है। तो जो इफेक्टिव स्ट्रोक है 1 2 3 4 5 यानी एक रो में दिखाया कि ये आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब पीछे आ जाएगा 6वें नंबर पर धीरे धीरे फिर आगे की तरफ चला जाएगा, फिर पीछे मारेगा तो आगे बढ़ेगा ही। इस तरह से इसमें जो लोकोमोशन की प्रक्रिया होती है वो सिलिया के माध्यम से होती है कि वो क्या करेगा कि आगे से पीछे, और जब हाथ पीछे यानी सिलिया पीछे चला जाएगा तो उसे धीरे धीरे आगे करेगा ताकि ऐसा आगे ना कर दे कि पीछे चला जाए, ठीक है ना। जैसे नाव चलाते हैं तो नाव चलाने में होता क्या कि एक बार ऐसे चप्पू जो होता है नाव में उसको एक बार ऐसे मारा तो उसके बाद धीरे से उठा के फिर आगे कर देते हैं, उसे धीरे धीरे करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आगे किया वैसे ही पीछे कर दिया, तो नाव जितना आगे जाएगी उतना ही पीछे चली जाएगी, ठीक है ना। तो नीचे पीछे से पुनः क्या करते हैं, आगे करके फिर खींच लेते हैं। उसमें दूसरा देखिएगा जो स्विमिंग की प्रक्रिया है, मोड ऑफ स्विमिंग, जो इसमें तैरने की प्रक्रिया होती है पैरामीशियम में, वो पैरामीशियम में जो सीधा नहीं तैरता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो राइफल होता है, जो बंदूक होती है, बंदूक से जो गोली निकलती है तो गोली हमेशा देखेंगे कि नाचते हुए चलती है। तो जो गोली नाचते हुए जाती है उसी तरीके से इसमें जो स्विमिंग की प्रक्रिया पैरामीशियम में होता है वो बुलेट की तरह होता है, ठीक है ना। तो जैसे गोली जो है वो नाचते हुए जाती है, ऐसे से नाचते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, रोटेट करती रहती है, उसी तरह से जो पैरामीशियम होता है वो पानी में रोटेट करके यानी नाचते हुए आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे घूमते 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 लोकोमोशन इसमें होता है। इसको कहते हैं कौन सा मूवमेंट हो गया, ये स्विमिंग मूवमेंट हो गया, यानी स्विमिंग का लोकोमोशन हो गया, ये मूवमेंट हो गया, यानी मोड ऑफ स्विमिंग एक तैरने की प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से मूव करेगा या गति करेगा। तो उसमें होता है राइफल बुलेट की तरह, यानी बुलेट मतलब हो गया गोली, ठीक है ना, जो गोली बंदूक की गोली होती है उसे बुलेट कहते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि जो राइफल की बुलेट निकलती है, यानी जो बंदूक फायर करते हैं तो जो गोली निकलती है, वह गोली क्या होती है कि लेफ्ट साइड में रोटेट करते हुए चलती है। लेफ्ट साइड में रोटेट करने का मतलब कि नाचते हुए जाती है। पैरामीशियम उसी तरह से नाचते हुए गति करता है, इसको कहते हैं स्विम मोड ऑफ स्विमिंग। इस तरह से ये पैरामीशियम का लोकोमोशन था। अब हम देखेंगे कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन किस तरह से, देखिए तो ये जो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में होता क्या है कि जो पैरामीशियम होता है ना, वो होलोजोइक होता है। और होलोजोइक का मतलब होता है कि जो अमीबा के जैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। जो अमीबा होता है जैसे क्या करता है कि फुल बॉडी जैसे अमीबा है, आपने पढ़ा होगा 11th में 10th में भी, कि जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा है और इसके सामने फूड मटेरियल है, ये क्या करेगा, पास में पहुंचेगा और इसको अपने बॉडी के अंदर कवर कर लेता है। तो अगर इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव किसी जीव को पूरा पूरा खा जा रहा है, एनिमल्स की तरह न्यूट्रिशन हो रहा है, इसको कहते हैं होलोजोइक। तो बाबू इसमें समझना कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अमीबा की तरह होता है। बिल्कुल, अमीबा बहुत फेमस है, आप पढ़े भी होंगे अमीबा को, जिसमें इनका जो फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा स्मॉल प्रोटोजोवंस, यानी ये जो पैरामीशियम होता है ये प्रोटोजोवा होता है, ठीक है ना, लेकिन इसके प्रोटोजोवा के अलावा इसके जो छोटे छोटे प्रोटोजोवा यानी इससे छोटे होते हैं, पानी में रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनको भी खा जाता है। साथ में यूनिसेलुलर जो होता है प्लांट, जैसे एल्गी हो गया, डायटम्स हो गया और ईस्ट हो गया, ये सभी अगर मान लीजिए कि पानी में रहते हैं, घुले हुई अवस्था में रहते हैं, पानी में मान लीजिए कि मिले हुए अवस्था में तैरते हुए पाए जाते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं, तैर रहे हैं, तो पानी की जो धारा होती है, करंट होता है, वो पैरामीशियम के अंदर एंट्री करेगा। तो जब पानी पैरामीशियम के अंदर एंट्री करेगा तो उसी पानी के साथ यानी वाटर करंट के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स होता है, इसका जो भी माइक्रोब्स होते हैं, वह पानी की धारा के साथ इसमें चले जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि होता क्या कि ये पैरामीशियम है, ठीक है ना। पैरामीशियम का ये वाला जो सिरा जिसको ओरल ग्रुप कहते हैं, और ओरल ग्रुप में शुरुआत कहाँ से होती है, वेस्टिबुल से होती है। अब होता क्या है कि जो पानी होता है वह एक जगह से इसकी बॉडी के अंदर जाता है, कहाँ से जाता है, वेस्टिबुल और ओरल ग्रुप के माध्यम से जा रहा है। अब जो वाटर करंट विथ फूड पार्टिकल्स, जो पानी की धारा है उसके साथ फूड के मटेरियल भी इस पानी की धारा के साथ इसके अंदर जा रहा है। अंतर क्या है बाबू कि इसमें बड़े बड़े भी फूड मटेरियल होते हैं और छोटे छोटे फूड मटेरियल होते हैं। तो जो बड़ा बड़ा फूड मटेरियल होता है वो यहाँ पर आकर के फिल्टर हो जाता है और छन जाता है। जब छन जाता है तो वो अंदर नहीं जा पाता है, तो वो यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, जिसको रिजेक्शन पाथ कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बड़ा फूड मटेरियल होता है वो अंदर नहीं जाता, वो क्या होता है, यहीं से छन जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, जिसको रिजेक्शन पाथ कहते हैं। और जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं वह इसके अंदर चले जाते हैं, जिसको कहते हैं सिलेक्शन पाथ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, स्मॉल सिलेक्शन पथ है, इसको स्मॉल सिलेक्शन पथ आप कहते हैं। तो ये जो सिलेक्शन पथ आपको दिख रहा है, स्मॉल फूड पार्टिकल्स इसके अंदर चले जाते हैं। अब देखिएगा बाबू कि जो सिलेक्शन जब हो जाता है इनका सिलेक्शन पाथ में, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो साइटोस्टोम होता है, साइटोस्टोम को क्या कहते हैं बाबू, माउथ कहते हैं, मुंह कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया साइटोस्टोम, जिसको माउथ कहा जाता है। तो ये माउथ में चले जाएंगे। जब माउथ में आएंगे तो माउथ के बाद यहाँ पर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल फार्मिंग, ठीक है ना। तो ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो फूड मटेरियल ऊपर से आया है वो इस फूड वैक्यूल में भर जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद होता है कि इसमें जो ये देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सीलिया टाइप आप देख रहे हैं, इसको पोस्ट बक्कल फाइब्रिल्स कहते हैं। पोस्ट बक्कल फाइब्रिल्स का मतलब होता है कि जो बक्कल कैविटी इसकी होती है उसके अंतिम सिरे पर लास्ट में फाइब्रिल्स यानी पतले पतले धागेनुमा संरचना होता है, जिसको पोस्ट बक्कल फाइब्रिल कहते हैं। उसके बाद हो गया ये साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के बाद मुख में आता है भोजन, मुख से होकर के फूड वैक्यूल फार्म होता है। और ये जो फूड वैक्यूल फार्म जब हो जाता है तो इसी से टूट करके ये अलग हो जाता है। जब ये अलग होता है तो ये फूड वैक्यूल जो होता है, तो ये जगह जगह ऐसे करके ये क्या करता है, पूरे पैरामीशियम की बॉडी के इंडोप्लाज्म में, आपको बताया था कि इंडोप्लाज्म क्या होता है, अंदर वाला इंडोप्लाज्म होता है, किनारे वाला जो होता है उसे आप साइटोप्लाज्म उसमें कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा किनारे की तरफ होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो अंदर की तरफ होता है उसे इंडोप्लाज्म कहते हैं, इंडोप्लाज्म कहते हैं, ठीक ना। और इंडोप्लाज्म को मेडुला भी कहते हैं, और जो एक्टोप्लाज्म होता है उसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं।
ठीक है ना बाबू। तो ये जब यहाँ से वैक्यूल्स आ गया तो इस वैक्यूल में फूड भरे होते हैं, इस वैक्यूल में फूड मटेरियल भरा होता है। और ये सभी जो फूड मटेरियल होते हैं ये क्या होता है कि क्रम से एक सीरियल से ऊपर जाता रहता है, इस तरह से ये ऊपर घूमता रहता है। अब ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सिलिएटेड बैंड है, ये सिलिएटेड बैंड है जो सिलिया इसमें लगे रहते हैं, सिलिएटेड बैंड, और ये बक्कल कैविटी है, ठीक है ना। और ये सिरा जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये सिरा इसका ओरल ग्रुप है। तो आपसे दो तरह का प्रश्न इसमें से बनेगा। एक तो पूछेगा कि राइट द फीडिंग मैकेनिज्म या डिस्क्राइब द फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ पैरामीशियम। तो अगर पैरामीशियम का फीडिंग मैकेनिज्म आपसे पूछता है तो इस तरह का फीडिंग मैकेनिज्म आप कर लेंगे। और यदि आपसे साइक्लोसिस पूछता है बाबू, तो यदि आपसे साइक्लोसिस पूछेगा ना तो साइक्लोसिस में कुछ नहीं करना है आपको। साइक्लोसिस में करना क्या है, देखिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसका जो डाइजेशन होता है वो साइक्लोसिस के माध्यम से होता है, ठीक है ना। और कभी कभी साइक्लोसिस परीक्षा में आपसे अलग से पूछ लेता है, डिस्क्राइब साइक्लोसिस प्रोसेस इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में साइक्लोसिस प्रोसेस क्या होता है? साइक्लोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है ना। जो पैरामीशियम के अंदर फूड जाते हैं उसका डाइजेशन भी होता है और उसका एसिमिलेशन होता है। और जो फीकल मैटर बचता है, जो पैरामीशियम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचता है, इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का ईजेशन हो जाता है, यहीं पर इसका साइटोपाइस पाया जाता है। जब मैं डायग्राम बना करके समझाया था लेक्चर नंबर 2 में तो उसमें आपने समझा होगा। उसके बाद ईजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एनल स्पॉट, एक स्पॉट पाया जाता है, यानी एक संरचना पाई जाती है जिसको एनल स्पॉट कहते हैं, जिसको हम साइटोपाइस भी कहते हैं। उसी के माध्यम से पैरामीशियम का जो फीकल मैटर होता है वो बाहर चला जाता है। अब एक चीज़ यहीं पर समझिएगा, आप आसानी से आराम से समझना इसमें कि इसका जो साइक्लोसिस की प्रक्रिया इसकी होती है वो साइक्लोसिस की प्रक्रिया होती कैसे है। साइक्लोसिस की प्रक्रिया में होता क्या है कि जब साइटोस्टोम के द्वारा फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो वह फूड वैक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वह फूड वैक्यूल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैरामीशियम में घूमती है, यानी सर्कुलेट करती है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। उसी सर्कुलेशन के दौरान जैसे मान लीजिए कि ये पैरामीशियम है, ठीक है ना, अगर ये पैरामीशियम है, मान लीजिए कि अगर ये पैरामीशियम है, ठीक है ना, डायग्राम्स तो आप बना लेंगे बाद में। तो ये मान के चले कि जैसे पैरामीशियम है या इसको आप बड़ा, तो यहाँ पे हो गया आपका ओरल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये ओरल ग्रुप का ये साइटोस्टोम हो गया। साइटोस्टोम के बाद यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और जब फूड मटेरियल इसमें क्या होते हैं आकर के भर जाते हैं। जब इसमें फूड मटेरियल बाबू भर जाएंगे ना तो ये फूड वैक्यूल यहाँ से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाएगा। तो अब ये क्या बनाएगा कि अब ये टूट करके चलाएगा आगे, और ये क्या करेगा कि आगे इस क्रम में बढ़ता चला जाएगा, इस क्रम में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, और आ जाएगा पीछे। अब होता क्या है कि यहीं पर इसमें साइटोपाइस पाया जाता है, एनल स्पॉट जिसको कहते हैं, इसी को एनल स्पॉट भी कहते हैं और इसी को साइटोपाइस भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को साइटोपाइस कहते हैं, इसी को एनल स्पॉट भी कहते हैं, इसी को साइटोपाइस कहते हैं। होता क्या बाबू कि जब पानी आया तो भोजन भी आ गया, तो फूड मटेरियल इसमें भर गया। तो जब भरेगा तो इसमें फूड मटेरियल भरा हुआ है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। जब ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा इस भोजन का डाइजेशन भी होने लगता है, और जब डाइजेशन हो जाएगा तो डाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होता है उसका पैरामीशियम की बॉडी में एसिमिलेशन हो जाता है। जब एसिमिलेशन हो जाएगा तो भोजन पचा भी, यानी क्या हो गया उसमें भोजन का डाइजेशन, ठीक है ना, भोजन का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। तो जब भोजन का डाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे नंबर पर कि भोजन का क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, ठीक है ना। तो जब भोजन का डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद एसिमिलेशन हो जाएगा। जब एसिमिलेशन हो जाएगा तो भोजन का क्या बचेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब हो गया वर्ज्य पदार्थ बचेगा, यानी फीकल मैटर बचता है पैरामीशियम के बॉडी में। तो होता क्या है कि वह अब यहाँ से देखिए सर्कुलेट करके ऐसे गया ऊपर की तरफ, ऐसे इंडोप्लाज्म में, और उसके बाद यहाँ से घूमते हुए ये आया और यहीं से ये बाहर निकल जाएगा। अब ये प्रक्रिया होती क्या है कि फूड वैक्यूल फॉर्मेशन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया एक रूट में, और इसी प्रक्रिया को साइक्लोसिस कहते हैं। अगर कभी आपसे पूछे तो ये इंडिविजुअल प्रश्न पूछता है, डिस्क्राइब
डिस्क्राइब द साइक्लोसिस प्रोसेस इन पैरामीशियम। ठीक है ना, जिस साइक्लोसिस प्रोसेस में दो प्रक्रिया होती है, भोजन लेने के बाद फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन के बाद इसमें भोजन का डाइजेशन भी होता है और भोजन का एसिमिलेशन भी होता है। उसके बाद जो वज्र पदार्थ होता है, जो फीकल मैटर होता है पैरामीशियम का, वह साइटोपाइस के माध्यम से कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। इसके बाद एक प्रक्रिया इसमें है, आपका जो चैप्टर है उसमें एक चीज़ और है आपका कि पैरामीशियम में किस तरह से रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम में किस तरह से रेस्पायरेशन होता है और किस तरह से इसमें एक्सक्रीशन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है ना, तो पैरामीशियम में कोई स्पेशल ऑर्गन तो होता नहीं है, पैरामीशियम में किसी भी तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पैरामीशियम में किसी भी तरह का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। स्पेशल ऑर्गन का मतलब कि जैसे नाक, आँख, कान, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। आपको भी पता कि पैरामीशियम एक कोशिकी है, तो जब एक कोशिकी है तो उसका कोई बहुत बड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। पैरामीशियम होता कहाँ पे है, पानी में। तो अभी आप बताओ बाबू कि मान लो कि जैसे ये पैरामीशियम है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये पैरामीशियम है, तो अब ये पैरामीशियम की बॉडी के अंदर क्या जाएगा, ये चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पैरामीशियम के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये पानी में रहता भी है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा वहीं पे पाया जाता है। तो अब आप समझिएगा कि जैसे पैरामीशियम में अगर पानी जाएगा, जैसे मान के चलिए कि क्या चला गया, इसमें H2O चला गया है। ठीक है ना, तो ये H2O चला गया। H2O के बाद इसमें जब रेस्पायरेशन हो जाएगा तो इसके बाद इसमें से क्या निकलेगी, रेस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका CO2 निकलेगा। ठीक है ना, तो रेस्पायरेशन जब होगा तो इसमें से क्या बनेगा, वज्र पदार्थ CO2 बनेगा। उसके साथ साथ क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। ठीक है ना, ये अमोनिया बनेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन जाएगी। अब ऑक्सीजन फ्री तो जाएगी नहीं, ये जाएगी किसके माध्यम से, इसी पानी के माध्यम से जाएगी। तो ये जो ऑक्सीजन जो घुलनशील होती है पानी में, वह इसकी बॉडी में डायरेक्ट पेलिकल के माध्यम से जाएगा। और पेलिकल के माध्यम से जाने का मतलब हो गया इसका जो लेयर है, ओरल ग्रूव होता है, उसी ओरल ग्रूव के माध्यम से बॉडी के अंदर इसका पानी जाएगा। जब पानी से आएगा तो इसमें रेस्पायरेशन की प्रक्रिया भी हो जाती है और फूड मटेरियल आसानी से इसको मिल भी जाते हैं। और जब ये फूड मटेरियल इसमें चला जाता है, तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे फूड मटेरियल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, जब फूड मटेरियल और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा इसका CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा भी इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेंगे, वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया, जो NH3 के रूप में ये डिस्चार्ज हो जाता है। ये सभी, ठीक है ना, पैरामीशियम बहुत बड़ा डेवलप जीव नहीं है, विकसित नहीं है। तो जब विकसित नहीं है तो इसकी बॉडी के अंदर पानी अंदर जाएगा तो उसी के माध्यम से ऑक्सीजन और फूड मटेरियल चले जाते हैं। और जब अंदर पानी खूब ज़्यादा हो जाता है तो पनिया निकलेगा भी बाहर। तो जब पनिया बाहर निकलता है या पानी निकलेगा तो उसी के साथ इसका जो फीकल मैटर होता है वह इसके बाहर चला जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया पैरामीशियम का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन के साथ इसका उत्सर्जन भी हो गया। तो इसको अगर आप समझना हो तो इसकी हेडिंग जो हो जाएगी आपकी रेस्पायरेशन इन पैरामीशियम, और एक हो जाएगा एक्सक्रीशन इन पैरामीशियम। तो रेस्पायरेशन इन पैरामीशियम बहुत सिंपल है और एक्सक्रीशन इन पैरामीशियम सिंपल है। और इन दोनों को आप आसानी से बुक से देख करके अपना नोट्स भी बना लेंगे, कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से पैरामीशियम का जो रेस्पायरेशन था और एक्सक्रीशन था, उसके साथ साथ साइक्लोसिस थी और फीडिंग मैकेनिज्म था, और साथ में इसमें लोकोमोशन था। तो आपने लोकोमोशन पढ़ा, उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा कि इसमें किस तरह से फीडिंग मैकेनिज्म होता है, भोजन कैसे लेता है, उसके बाद साइक्लोसिस कैसे चलती है, 3 हो गया, और उसके बाद रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन इसका हो गया। तो इस तरह से पैरामीशियम का एक ठीक ठाक अच्छा खासा एरिया कवर हुआ है। उसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे कि पैरामीशियम में किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है ना, तो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, आप एक चीज़ समझिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन के समय मैंने आपको एक चीज़ हिंट दिया था शुरुआत में पढ़ाते समय, जब पैरामीशियम में पढ़ा रहा था तो उसी समय ऑस्मो रेगुलेशन आपको बताया था। शायद उसको ऑस्मो रेगुलेशन का नाम तो नहीं दिए थे, लेकिन अगर आपको बताया जाए तो आप कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है।
तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जैसे पैरामीशियम है, ठीक है ना, ये पैरामीशियम है। सपोज दैट मान लीजिए है नहीं पैरामीशियम, क्योंकि उसका डायग्राम पैरामीशियम का थोड़ा पपीता जैसा होता है, थोड़ा सा स्लीपर जैसा होता है, सॉरी स्लीपर जैसा होता है। उधर के जो हील वाला पोर्शन होता है, एड़ी वाला जो पोर्शन होता है हम लोगों के पैर का, वो थोड़ा सा घुमावदार होता है, अगर आप इस तरह से बनाना चाहें, ठीक है ना। और उसके बाद ये टो थोड़ा सा ऐसे होता है, इस तरह से पैरामीशियम आप बनाते हैं और यहाँ पर इस तरह से ओरल ग्रुप बना लेते हैं। तो ये पैरामीशियम का कुछ ठीक ठाक डिजाइन है। मान के चलिए कि जैसे ये पैरामीशियम है तो इसमें एक होता है यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, यहाँ पे ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है ना। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है तो हम लोगों की किडनी जिस तरह से काम करती है कि हम लोगों के शरीर में कितना पानी है और कितना पानी हमको निकालना है, कितना पानी हमें लेना है, रिकवरी कितनी करनी है, हमें रीअब्जॉर्प्शन कितने का करना है, कितना का स्टोरेज करना है, कितना हमें अतिरिक्त पानी शरीर से बाहर निकालना है, ये हमारे किडनी के नेफ्रॉन तय करते हैं। और जितना पानी यूरिन बनाना होता है, जितना पानी मूत्र बनाना होता है, उतना मूत्र का निर्माण होगा और बाकी पानी पुनः आपके ब्लड में अवशोषित कर लिया जाता है, नेफ्रॉन में अवशोषित कर लिया जाता है। जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो कलेक्ट कर लेती हैं और चला जाता है आपकी बॉडी में पानी। तो उसी तरह से ऑस्मो रेगुलेशन शब्द का सीधा सीधा अगर मोटी मोटा मतलब समझे तो पराशरण नियमन होता है। और पराशरण नियमन का मतलब हो गया कि हम कोई भी जीव कोई भी जो पानी अपने शरीर से बाहर निकालेगा तो पहले ये देखता है कि हमारी बॉडी में कितने पानी की ज़रूरत है और अपनी बॉडी में उतने पानी को बैलेंस करने के बाद जो अतिरिक्त पानी होता है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। ये सभी जीवों के साथ है, ठीक है ना। जैसे देखे होंगे कि आपके घर में अगर खाना पीना कुछ भी है तो आप क्या करते हैं कि खाना आपके लिए बचा के रख लेते हैं, उसके बाद किसी गरीब पर्सन को या किसी अन्य पर्सन को अगर दान देना हो या कुछ करना हो या चाहे खिलाना हो तो आप खिलाते हैं, यानी अपना स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद किसी को देते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है कि मान लीजिए कि पैरामीशियम के अंदर खूब पानी भरा हुआ है, खूब पानी भरा हुआ, पैरामीशियम पूरा फूल गया पानी लेकर के। तो जब पैरामीशियम पूरा पानी लेकर के फूल गया है तो पैरामीशियम कितना पानी निकालेगा, इसका यहाँ पे जो रेडियल कैनाल होती है, यहाँ पे जो रेडियल इसकी कैनाल होती हैं दोनों तरफ, तो ये रेडियल कैनाल इसकी और इसका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ये तय करता है कि हमें कितना पानी इसके शरीर से बाहर निकालना और कितना पानी अपनी बॉडी में स्टोर करना है। इस प्रक्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। कभी कभी ये 1 या 2 नंबर में पूछ देता है व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो उम्मीद करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन एक पराशरण नियमन होता है, ठीक है ना, वाटर बैलेंसिंग होती है और ये पैरामीशियम या सभी जीव अपनी बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद जो एक्सेस पानी बचता है उसको बॉडी से बाहर करते हैं, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो पैरामीशियम होते हैं उनका जो एनिमल बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना। एनिमल बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग इसका एनिमल बिहेवियर, ठीक है ना। एनिमल बिहेवियर इसमें जैसे हम लोगों का ये जो टॉपिक का अंतिम हिस्सा चल रहा है, एनिमल बिहेवियर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एनिमल बिहेवियर अभी आप जब पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा में जब आप जाएंगे पीसीज और टेट्रापोडा के पास, तो पीसीज और टेट्रापोडा, जब टेट्रापोडा में आप पहुंचेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एबीज और मैमल, तो वहाँ पर आप एनिमल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं। या फिर मनुष्य के एनिमल बिहेवियर या मनुष्य के बारे में आप एनिमल बिहेवियर इसका पढ़ेंगे। उसी तरह से इसमें पैरामीशियम भी ये शो करता है कि उसके अंदर भी कुछ स्टिमुलेशन होता है। हालांकि उसमें सेंसरी ऑर्गन नहीं होते, लेकिन एक छोटा जीव होने के कारण, यानी जीव है और वह जीव किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा, किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है, तो इसको चेक करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से कुछ रिसर्च किए हैं। वो रिसर्च आपका है कि पैरामीशियम किस तरह से अपना बिहेवियर, स्वभाव प्रदर्शित करता है, बिहेवियर शो करता है या स्वभाव देता है अपना। तो स्वभाव कौन कौन सा उसका बाबू, जैसे टेम्परेचर है, ठीक ना, तापमान है जिसको आप थर्मोटैक्सिस कहते हैं। और जो तापमान है थर्मोटैक्सिस, इसमें होता क्या कि पैरामीशियम का सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो होता है वह 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे कम और इससे अधिक तापमान पर जो पैरामीशियम होता है उसका बिहेवियर बदलने लगता है, ठीक है ना। यानी वो अपने आप को जैसे इस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करता। इस टेम्परेचर पर पैरामीशियम की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाता है। और दूसरा उसका टच,
ठीक ना। टच करने पर जैसे पैरामीशियम को अगर आप टच करते हैं, या टच करने का मतलब ये हो गया कि पैरामीशियम तैरते हुए जा रहा है, और उसका जो एंटेरियर इंड है, पैरामीशियम का जो एंटेरियर इंड है, उसमें आप देखेंगे कि अगर किसी हार्ड सबस्टेंस से जाकर लड़ जाएगा तो फिर वहाँ से वो तुरंत मूव हो जाता है। किसी हार्ड सबस्टेंस से लड़ेगा सामने तो मूव हो जाएगा, लेकिन जब जाएगा स्लो मोशन में, अगर किसी सॉफ्ट मटेरियल से टच में आता है तो ये समझ जाता है कि ये कोई लगता है कि फूड मटेरियल या इस तरह का कोई फूड मटेरियल है जो खाने लायक है, और ये क्या करता है कि उससे फूड बना करके, जैसे मान के चलिए कि वो एल्गा हो सकता है या डाइटम्स हो सकता है या ईस्ट हो सकता है, अगर उससे संपर्क में आया और ये महसूस करता है या रियलाइज़ करता है कि नहीं इससे चोट हमें बहुत तेज़ी से नहीं लगी है, घाव बहुत तेज़ नहीं लगी है, अगर हल्की चोट लगती है और हल्का महसूस होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खाने वाला फूड मटेरियल है, उसे खा जाता है। लाइट क्या है, पैरामीशियम में क्या होता है कि अगर जिधर डीम लाइट होती है पैरामीशियम उधर मूव ज़्यादा करता है। पानी में होता है जिधर प्रकाश अधिक होता है, प्रकाश से छुपने के लिए ये लाइट यानी डीम लाइट डार्क लाइट की तरफ मूव करता है और डार्क लाइट में जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा केमिकल, अगर किसी भी तरह का केमिकल अगर आप पानी में डालते हैं, अगर हार्ड केमिकल है जिसकी वजह से उसे डिस्टर्बेंस हो सकता है, हार्ड एसिड है या हार्ड बेस है या हार्ड साल्ट है, तो पैरामीशियम हमेशा लोवेस्ट की तरफ मूव करता है या लो की तरफ जाने का प्रयास करता है या जाता है। इसके अलावा वाटर करंट, इसको रियोटैक्सिस कहते हैं, कीमोटैक्सिस जो होता है केमिकल होता है। अब देखिएगा एक चीज़ इसमें कि जो वाटर करंट होता है, पानी की धारा, पैरामीशियम हमेशा पानी की धारा के अगेंस्ट प्रवाहित होता है, यानी धारा अगर इधर से आ रही तो पैरामीशियम होता है वो उसके अगेंस्ट जाने का प्रयास करता है। मान लीजिए ये वाटर करंट है तो ये पैरामीशियम का करंट है, ये पैरामीशियम उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना, उसके उल्टा जाता है। इसके बाद एक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में सब लोग देखते हो, जैसे हम और आप हैं, अगर कोई किसी को लाइट मारेगी तो वो उधर भागना चाहेगा जिधर लाइट ना लगे या कम लगे। तो अगर मान लीजिए कि एक प्लस एक माइनस अगर उसको आप वाटर में डालते हैं तो पैरामीशियम हमेशा उस तरफ भागने का प्रयास करता है या उस तरफ जाता है जिधर लाइट यानी जो ऊर्जा है, जो करंट है, उसका जो प्रभाव है वह कम हो, ठीक है ना। अधिक इलेक्ट्रिक करंट होने के कारण पैरामीशियम की डेथ हो सकती है या हो जाती है, इसको गैल्वेनोटैक्सिस कहते हैं। उसके बाद है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो जो पैरामीशियम होता है उसमें निगेटिव जियोटैक्सिस लगता है और उसका जो एंटेरियर इंड होता है वह ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर इंड जो होता है वह नीचे की तरफ होता है, पॉइंटेड इंड जो इसका होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हो गया ये पैरामीशियम का कंप्लीटली आप ये समझ लेना जो पैरामीशियम का आपका पढ़ना था। तो पैरामीशियम में आपको पढ़ना था, मान लीजिए उसका पैरामीशियम का प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर हो गया, फिर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद पैरामीशियम का जनरल कैरेक्टर हो गया, फिर पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हो गया, फिर पैरामीशियम का ट्राइकोसिस्ट हो गया। उसके बाद पैरामीशियम का आपने देखा कि उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, फीडिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, और इस तरह से पैरामीशियम का लगभग सब क्लास यहाँ तक पूरा है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा पैरामीशियम में होने वाला रिप्रोडक्शन, कि पैरामीशियम में आबादी या संख्या उसकी कैसे बढ़ती है, ठीक है ना। तो पैरामीशियम में किस तरह से संख्या बढ़ती है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन डेवलप्ड होता है कि अनडेवलप्ड होता है, तो हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और रिप्रोडक्शन के लिए ये आपका पैरामीशियम का थर्ड यानी यूनिट नंबर 1 का थर्ड वीडियो है, यानी थर्ड लेक्चर है। जो चौथा लेक्चर आपका होगा उसमें टोटल पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन होगा। उस प्रकार की पैरामीशियम आपको पढ़ना होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, उसके बाद उसमें पढ़ना होगा कंजुगेशन, उसमें पढ़ना होगा ऑटोगैमी, उसमें पढ़ना होगा इंडोमिक्सिस पढ़ना होगा। उस प्रकार पैरामीशियम का पूरा टोटल जो आपका सिलेबस था वो पैरामीशियम का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो या ये लेक्चर आपको समझ में आता होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप अगर समझ पा रहे होंगे तो इसका नोट्स अपनी बुक से मिला करके बनाते रहिएगा और कंटेंट को अच्छे से समझते रहिएगा। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, मान के चलिए कि जनवरी में टाइम टेबल आ जाएगा और जनवरी में एग्ज़ाम शुरू होगा पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। यदि सुहेलदेव विश्वविद्यालय जो आजमगढ़ का है, अगर इसमें मान लीजिए अगर परीक्षा होने वाली है तो आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है ना। तो जो आजमगढ़ और मऊ ज़िला है इसमें जो परीक्षा इसकी होगी तो ये नज़दीक है, क्योंकि इसमें परीक्षा जो होगी वो लगभग मान के चलिए अक्टूबर नवंबर में होगी। और जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंधित
जितने भी शाखाएं, जितने भी विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनमें परीक्षा जनवरी में होगी। जनवरी में टाइम टेबल आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप क्रम से देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। और आने वाली वीडियो जो आपकी आती रहेंगी उससे आप अच्छे से देख करके, हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आता हो तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करिएगा अपने उन बच्चों में जिनको इसकी ज़रूरत होगी, ताकि वो आसानी से कहीं भी रह करके मोबाइल से आसानी से नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसको पढ़ लें और अपना नोट्स बना लें। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।